बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की सीरीज में पहला एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अच्छा, वैसे तो हमारे पास बेलमैन फोर्ड भी एल्गोरिथम है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी सिंगल सोर्स है। जैसे डिक्स्ट्रा है ना सिंगल सोर्स, वैसे बेलमैन फोर्ड भी है। फर्क ये है कि डिक्स्ट्रा में निगेटिव वेट्स को वो इंटरटेन नहीं करता, लेकिन बेलमैन फोर्ड जो है उसमें निगेटिव वेट्स जो है वो अलाउड है। लेकिन नेगेटिव साइकिल्स तो खैर किसी में भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल्स जो है वो जब मौजूद होते हैं तो हम गारंटी कर ही नहीं सकते शॉर्टेस्ट पाथ को। अच्छा, चाहे डिक्स्ट्रा हो या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हो, इन दोनों में दो प्रोसीजर्स हमें स्टार्ट में दो फंक्शंस रन करने पड़ते हैं। एक है इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन और एक है रिलैक्सेशन ऑपरेशन। उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ की नोटेशंस क्या होती हैं। फॉर ईच वर्टेक्स वी विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एस टू वी, ये जो हमारे पास स्मॉल डेल्टा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ वेट को। जबकि ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल केस डी ऑफ वी, ये है शॉर्टेस्ट पाथ वेट एस्टिमेट। ये एस्टिमेट है। तो इनिशियली क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ वेट एस्टिमेट है वो इन्फिनिटी होगा, यानी हम सोर्स से वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे एल्गोरिथम प्रोग्रेस करेगा तो ये डी ऑफ वी शॉर्टेस्ट पाथ वेट अपडेट होता रहेगा, यहाँ तक कि ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू है जो वाकई डिजर्व करती है इस नोड के लिए। फिर ये जैसे जैसे एल्गोरिथम बढ़ेगा तो आखिर में ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ वेट में, क्योंकि दरमियान में कई दफा पे क्या होगा, ये अपडेट होगा। अच्छा, पाई ऑफ वी जो है ये कहलाएगा प्रेडिसेसर ऑफ वी, यानी पेरेंट नोड ऑफ वी ऑन अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी आपको नजर आ रहा है कि टी का पेरेंट एस है, लेकिन हो सकता है कि किसी वक्त जब एल्गोरिथम बढ़े आगे तो टी का पेरेंट वाई हो जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि उसको अपडेट कर देंगे। इफ नो प्रेडिसेसर, पाई ऑफ वी इज इक्वल टू निल। किसके लिए होगा ये? रूट के लिए। रूट जो है उसका कोई पेरेंट नहीं होगा तो उसका जो प्रेडिसेसर होगा वो निल हो जाएगा। तो जब आखिर में हम एल्गोरिथम को खत्म करेंगे तो ये पाई जो है, जो कि पेरेंट का निशान अपने पास रख रहा होगा कि किस नोड का कौन पेरेंट है, तो आखिर में आपको ऐसा दिखेगा कि इसी ने एक ट्री सा बना दिया है। यानी इस सोर्स से बाकी तमाम नोड्स तक एक ट्री सा बन गया है, जो ये बता रहा है कि इस नोड से बाकी नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अच्छा, जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि इनिशियलाइजेशन और रिलैक्सेशन दो फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करता है कि जो सोर्स वर्टेक्स होती है उसका जो वेट इनिशियली होता है वो जीरो कर देता है और बाकी सबका इनफाइनाइट कर। तो फॉर ईच वर्टेक्स विच बिलोंग्स टू द होल सेट ऑफ वर्टिसेस, आपने क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ द वर्टेक्स को इन्फिनिटी कर देना है और उसके पेरेंट को नील कर देना है, क्योंकि अभी वो पता नहीं है। तो इनिशियली ये आपने सेटिंग करनी है। ये आप हर एक नोड के साथ करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा फॉर का लूप तो जाते जाते आप सोर्स जो नोड है जहां से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है उसके आप शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को जीरो कर दें। शॉर्टेस्ट पाथ वेट एस्टिमेट को जीरो कर दें। अच्छा, सेकंड आपके पास जो स्टेप है वो रिलैक्सेशन स्टेप है। टेस्टिंग वेदर वी कैन improve द शॉर्टेस्ट पाथ टू बी फाउंड सो फार बाय गोइंग थ्रू यू। तो यू वी जो एज है उसको रिलैक्स करने के लिए हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ पुराना आया हुआ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव उसी सूरत में कर सकते हैं जब यू के रास्ते से जो नया हमें रास्ता डिस्कवर हुआ है, जो नया वेट है वो और जो यू का वेट है मिला के, यानी यू का इस वक्त जो डिस्टेंस डिस्कवर हुआ है वो और जो यू से वी तक का रास्ते का वेट है वो अगर कम है ऑलरेडी डिस्कवर्ड वेट ऑफ वी, तो हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये वी जो है इसको हमने यहाँ एस से एक्सप्लोर किया था, तो इसका वेट निकल रहा था 9। लेकिन अगर मैं बजरिया यू आता हूँ वी की जानिब तो यू का वेट है एस से 5, और अगर इसमें 2 ऐड करता हूँ तो बनता है 7, जो कि बाहर तो और 9 से तो कम है, जो पुराना हमारा एक्सप्लोर्ड वेट था वी का जिसमें एस पेरेंट था। तो अब एस से अगर हम यू की जानिब से आ रहे हैं वी की तरफ तो हमें वेट कम पड़ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको रिलैक्स करके यू वी जो है ये 5 + 2 इसको 7 कर देंगे, और इसका जो पेरेंट है ना वो भी अपडेट करके यू कर देंगे। ये देखें, पेरेंट ऑफ वी अब एस नहीं रहेगा बल्कि यू हो जाएगा। तो वी कैन इम्प्रूव द शॉर्टेस्ट पाथ टू वी, ये वी डिस्टेंस ऑफ वी
शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वी को हम क्या कर देंगे, टी ऑफ यू, इसका जो वैल्यू है उसमें प्लस कर देंगे रास्ते की वैल्यू, और इसका मुकद्दर बना देंगे वी का, और वी के पेरेंट को अब एस नहीं रखेंगे, यू रखेंगे। लेकिन सपोज करो कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है एस से वी का वो 6 था, और अब मैं जब यू के रास्ते से आ रहा हूँ तो 7 पड़ रहा है। तो भाई क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू कम थी, तो मैं अब इसको अपडेट नहीं करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज। तो आफ्टर रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो जाएगा इसके, या इससे कम होगा, या इससे क्या हो जाएगा, कम होगा। ये तो पहले यहाँ पे कम है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर आपके फुलफिल हो गई। अच्छा, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है ना, वो एक एक वर्टेक्स को उठाता है, और उससे जो कनेक्टेड वर्टिसेस होती हैं उनको रिलैक्स करता चला जाता है। तो जब वो किसी भी वर्टेक्स को उठाता है, फिर अगली बारी में दूसरी को उठाता है, तो तकसीम होती चली जाती हैं। एक वर्टेक्स जो है वो एस के सेट में चली जाती हैं, जिनका शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमिन हो गया है, और एक जो है वो इंतजार में बैठी हुई है कि उनकी भी बारी आएगी, और वो एस के सेट में चली जाएंगी। ठीक है, अभी उनका क्या है कहने को, उनका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट जो है वो शॉर्टेस्ट वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, अभी जो एस्टिमेट है वो ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट के बराबर आ जाएंगी, जो उनका शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्कवर हो जाएगा, तो वो भी जनाब एस के सेट में चली जाएंगी। अच्छा जनाब, तो वर्टिसेस इन वी माइनस एस रिजाइड इन अ मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। ये जो अभी इंतजार में नोट्स बैठी हुई है ना, वो एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में बैठी हुई होती है। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, वो सबसे पहले बाहर आती है, और उस पर हम सारा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। कीज इन क्यू आर एस्टिमेट्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ वेट्स। और जैसे जैसे हम रिलैक्स करते जाते हैं, तो क्यू क्यू में जो नोट्स हैं उनको अपडेट भी करते रहते हैं, ताकि छोटी वाली जो वैल्यूज वाली नोट्स हैं वो ऊपर रूट की तरफ आ जाए, और फिर उनको बाहर निकालेंगे, और उनके साथ जो एसोसिएटेड एजेस हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट जो एजेस हैं, उनको रिलैक्स करेंगे। रिपीटेडली सिलेक्ट अ वर्टेक्स यू फ्रॉम वी माइनस एस, जिनके साथ अभी मामला नहीं हुआ है, विद द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट डी ऑफ यू, तो इसकी सबसे कम वैल्यू को इसको बाहर निकालेंगे। तो यही स्टेप यहाँ पे भी लिखे हुए कि एक्सट्रैक्ट अ वर्टेक्स यू फ्रॉम क्यू दैट इज यू हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और याद रखिएगा कि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में एक होती है मैक्स हीप वाली प्रायोरिटी क्यू, एक है मिन हीप वाली प्रायोरिटी क्यू। उसमें जो यू है ना, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी तब होगी जब उसका वेट मिनिमम होगा। मिनिमम वेट होगा तो प्रायोरिटी उसकी हाईएस्ट होगी। तो हम यू को निकालेंगे और एस में दाखिल कर देंगे। उसके बाद रिलैक्स कर देंगे, जो यू से एसोसिएटेड जितनी भी एजेस हैं उनको हम रिलैक्स कर देंगे, और हम अपनी क्यू को अपडेट कर देंगे। यानी अब उसमें से वो यू जो है निकल गई है, और बाकी जो नोड्स है वो क्यू में बची हुई है। फिर इस लूप को हम दोबारा रिपीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे पास वी माइनस एस में कोई वर्टेक्स बाकी ना रहे। अच्छा जनाब, इस सारे मामले को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास है एस का सेट, और ये क्यू जो है ना, ये वो है जो वी माइनस एस। ठीक है, यानी यहाँ पर अभी आपके पास तमाम वर्टेक्स जो है इंतजार में बैठी हुई हैं। तो मामला कुछ इस तरह से है कि एस में क्योंकि अभी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नील है, तो वी माइनस एस में ही सारी नोट्स, जी, वी माइनस एस में ही सारी नोट्स आपकी रखी हुई हैं। अब इसमें से आपको मिनिमम वाली जो नोड है वो बाहर निकालनी है। तो मिनिमम वाली कौन सी नोड है बताइए, इनिशियलाइजेशन के बाद मिनिमम किसकी वैल्यू है। तो जनाब याद आया आपको कि सोर्स का हमने वैल्यू रखी थी 0, और बाकी सबको रखा था इनफाइनाइट। ये देखिए, ये सब इन्फिनिटी है, और सोर्स जो है वो 0 है। तो सबसे पहले जो नोड हमारे पास बाहर आएगी वो होगी एस। जब एस बाहर आ गई, ये देखिए, एक मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये एस बाहर आ गई हमारे पास। अब एस से जो वाबस्ता, यानी जो एडजेसेंट एजेस हैं, उनको हम रिलैक्स करना शुरू करेंगे। तो हमने देखा कि एस से जो है रिलेटेड दो हैं, एक टी और एक वाई, ये दो अपडेट हो सकती हैं। तो एस का वेट है 0, 0 में मैं 10 प्लस करूंगा तो 10 हो जाएगा, और जो कि वाकई इन्फिनिटी से कम है, तो मैं टी को रिलैक्स करके मैंने उसकी वैल्यू कर दी 10। इसी तरह से एस से रिलेटेड है आपके पास वाई। ठीक है, और वाई अब इन्फिनिटी है, और अगर मैं इसके रास्ते से इसको अपडेट करूँ तो 5 वैल्यू हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, वाई को भी हम 5 कर देते हैं। ये टिक करा तो एकदम ये 5 हो गया। अब जनाब सूरत हाल ये है कि फिर अब आप अरेंज कर दें बाकी मानदा जो नोड्स हैं उनको इस इंफॉर्मेशन के साथ, कि इनमें से कौन सी पहले आएगी। तो ठीक है, बिल्कुल सही समझा, वाई पहले आएगी, उसकी वैल्यू कम है, फिर टी आएगी, फिर दोनों इन्फिनिटी वाली आ जाएगी। तो वाई पहले, फिर टी, फिर एक्स और जेड। ठीक है, अब मिनिमम
प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से वाई जो है रूट पे होगा। तो जब आप बाहर निकालेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाई की होगी। लेकिन आपको पता है ना बाहर कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे जो लास्ट चाइल्ड होता है उससे स्वैपिंग करते हैं, लॉग ऑफ वी ऑपरेशन होता है, इसको लॉग ऑफ हाइट ऑपरेशन। तो बहरहाल जो भी कुछ वहां पे करेंगे मिनिमम अब वाई बाहर आ जाएगा। तो वाई बाहर आ गया आपके पास। अब वाई बाहर आने के बाद उससे रिलेटेड आपके पास तीनों वर्टिसेस हैं जो बाकी हैं, टी, एक्स और जेड। चले बारी बारी सबको अपडेट करते हैं। ये बताइए सबसे पहले कि क्या टी रिलैक्स होगा, टी अपडेट होगा। एस से तो उसका फासला 10 का पड़ रहा है। और अगर मैं बजरिया वाई अप्रोच करता हूँ टी तक तो ये हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8। तो ये जनाब बिल्कुल अपडेट होगा और ये अपने पेरेंट के हक से दस्तबरदार हो जाएगा। और अब टी का पेरेंट हो जाएगा वाई, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब बजरिया वाई हासिल हो रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पेंसिल से इसको आपने ग्रे किया था, अब पेंसिल से यहाँ मिटा दीजिए और इसको अब आप ग्रे कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, ये अपडेट होगा 5 + 9 14, और जाहिर बात है इन्फिनिटी से तो कम ही है ना, तो ये अपडेट हो जाएगा। और ये अपडेट होगा, बिल्कुल होगा जनाब, 5 + 2 7, जो कि इन्फिनिटी से कम है। तो ये आपका ये पास खत्म हो गया जिसमें वाई से के साथ जो एसोसिएटेड एजेस थी वो अपडेट हो गई। याद रखिएगा कि जो नोट निकल चुकी है ना पहले, यानी एस में जा चुकी है, वो कभी भी अपडेट नहीं होगी। ये डिक्स्ट्रा का प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ से अब हम जब बाहर निकालेंगे बाकी ये तीन बची हैं, टी, एक्स और जेड, तो उनमें जेड पहले आएगा क्योंकि उसका वेट कम है, फिर टी और फिर एक्स की बारी आएगी। तो जेड को अब हम बाहर निकालेंगे अगले स्टेप के अंदर। तो जेड से एसोसिएटेड मेरे पास है सिर्फ एक, तो ये है कि ये एक्स है, और टी जो इंतजार में है उस तक कोई रास्ता मेरे पास नहीं बन रहा जेड से, तो बस मैं इसी को अपडेट कर सकता हूँ। तो क्या ये अपडेट होगा एक्स? जेड का जो वेट है वो है 7, जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है 7 है। उसमें 6 प्लस करूँ तो 13 बनता है, जो कि 14 से जाहिर बात है कम है। तो मैं क्या करूंगा कि 14 किस रास्ते से हासिल हुआ था, इस रास्ते। इसका पेरेंट अभी क्या था, ये था, लेकिन अब ये पेरेंट नहीं रहेगा बल्कि जेड इसका पेरेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे वही आ जाएगा डॉटेड लाइन, और ये हो जाएगा जनाब इसका अपडेटेड। तो एग्जाम में सिर्फ इसको आप पेंसिल से कर रहे होंगे ना, तो शेड इसका खत्म कर दीजिएगा बस, और यहाँ पे ये शेड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब अ, यहाँ 13 है और यहाँ पर 8 है। तो स्टिल यही मामला रहेगा कि टी और एक्स वाला, और अब टी बाहर आएगा। जी जनाब, टी बाहर आ गया। तो टी से रिलेटेड अब कौन सी नोड है, सिर्फ एक्स ही रह गई है। तो टी के जरिए से हम एक्स को देखते हैं क्या कुछ फायदा होगा। बिल्कुल जनाब, टी का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है 8, और ये देखें इसको बोल्ड किया हुआ है। और अगर हम इसके जरिए से एक्स को अपडेट करते हैं तो माशाल्लाह ये 8 + 1 9 मिल जाएगा आपको। हाँ, जो 13 से कम है, तो हम बिल्कुल अपडेट करेंगे। लेकिन ऐसी सूरत में अभी इसका पेरेंट कौन है, ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसका पेरेंट जेड है। तो इसको कर देंगे डॉटेड और इसको कर देंगे बोल्ड, इस रास्ते को शेडेड कर देंगे। ये लीजिए, ये खत्म हो गया रास्ता, और ये हो गया। ठीक है, अब अकेला एक एक्स बचा हुआ है, और कोई मद्दे मुकाबिल नहीं इसके लिए कि जो अपडेट हो, क्योंकि बाकी सब नोट्स चली गई हैं। तो ये भी बस एक रिवायती कार्रवाई के तौर पे एक्स निकल के एस में चला जाएगा और क्यू खाली हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यूज। और आपको तसल्ली कर लेंगे एस से शुरू करके वाई तक जो सबसे कम रास्ता है 5, और एस से टी पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप वाई के थ्रू जाएं, एक इधर से जाएं। तो अभी जो सबसे कम मिल रहा है वो वाई के थ्रू आपको 8 मिल रहा है। एक्स तक जाने के एस से कई रास्ते हैं। ठीक है, एक तो ये कि एस से शुरू करके मैं वाई से होता हुआ जाऊं, या फिर मैं टी से होता हुआ जाऊं, या फिर मैं वाई से जेड से होता हुआ जाऊं। लेकिन उनमें आप देख लें कि ये जो शेडेड पार्ट है वो बता रहा है कि सबसे कम आपको जो रास्ता मिलेगा वो मिलेगा कि आप एस से पहुंचे वाई पर। ठीक है, और वाई जो है पेरेंट है टी का। ठीक है, टी पे पहुंचे और टी पेरेंट है एक्स का। तो यहाँ से आपको पूरा ये शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, और यहाँ पे सबसे कम आपको यही मिलेगा। और किसी रास्ते से भी, मिसाल के तौर पे आप वाई से टी पे गए, फिर एक्स पे गए, एक्स से आप आना चाहें जेड की तरफ, तो ये मिलेगा 5 + 3 8 9 + 4 13, और ये तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आने में 7। ठीक है, तो ये आपके पास
फाइनल आंसर आ गया जिसमें आपने हाईलाइट कर दिया तमाम एजेस को जो हमें किसी भी नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ दे रही है। एक ट्री की सूरत हाल हो गई है यहाँ, जिसमें कोई साइकिल मौजूद नहीं है। इसमें कोई साइकिल नहीं है। अगर इसमें कोई साइकिल थी भी ग्राफ में, तो डिक्स्ट्रा रन करने के बाद जो हमें रिजल्ट हासिल हुआ है, इसमें कोई साइकिल नहीं। तो जनाब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि सबसे पहले एस खाली है और सारी वर्टिसेस यहाँ पे रखी हुई हैं। जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता, ये कितने टाइम चलेगा? जितनी वर्टिसेस होंगी बारी बारी एक एक वर्टेक्स करके निकलेगी, तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला क्यू जब हम बनाएंगे, तो कोई ना कोई हीप बनाएंगे ना। तो हीप का मैंने आपको बिल्ड हीप याद है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, यानी जितनी नोड्स होती हैं। तो यहाँ पे ग्राफ में नोड्स कितनी होती हैं? जितनी वर्टिसेस होती हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ वी चलेगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट मिनिमम, ये लूप वी टाइम्स चलेगा आपके पास। और एक्सट्रैक्ट मिनिमम जो है, वो क्या करेगा कि जब आप एक नोड बाहर निकालते हैं ना, तो वो हमेशा आपको याद होगा रूट से स्वैप होती है आखिरी वाली से। तो ये लॉग एन एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे एन क्योंकि वी है, तो ये लॉग वी एक्टिविटी होगी। अच्छा, इसके बाद आप एक एक वर्टेक्स निकालेंगे और उससे रिलेटेड जो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी ना, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और बारी बारी क्या होता रहेगा कि हर वर्टेक्स जो कि रिलैक्सेशन जिस पे परफॉर्म हो जाएगा उसकी एडजेसेंट एजेस के लिए, तो वो फिर वहां से हट जाएगी और एस के सेट में चली जाएगी, बाकी वी माइनस एस होगा। तो फिर उसकी बारी कभी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देखें, तो इसकी वजह से ये दो रिलैक्स हुई। फिर आप वाई पर आए, तो एक दो तीन ये रिलैक्स हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए थे मिसाल के तौर पे जेट पे, तो ये रिलैक्स हुई। ठीक है, फिर हम गए टी पे, तो यहाँ से ये रिलैक्स नहीं हुई, लेकिन ये रिलैक्स हो गई। ठीक है, ये तो क्योंकि निकल चुकी थी ना, तो ये रिलैक्स हो गई। उसके बाद ये तो आप देख रहे हैं कि जितनी एजेस थी ना, तो उसके हिसाब से ये चला है। यहाँ पे दो दफा चला, यहाँ पर आप देखें एक दो तीन। फिर अगर आप इस पे देखें तो इसके लिए नहीं चला क्योंकि ये तो निकल ही चुकी थी। इसके लिए ये चला। ठीक है, और ये जो था यहाँ पे यूं नहीं चला, लेकिन इसके लिए चल गया। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम भी अगर ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो जितनी एजेस है ना, बस ये इतने टाइम्स चलेगा। यानी पूरी एजेस भी बाज दफा नहीं नहीं चल रही। जैसा आपने देखा ना कि ये वाली चली लेकिन ये नहीं चली। तो ये वाला जो लूप है इन टोटेलिटी, ये वाला फॉर ईच वर्टेक्स, उसकी जो एडजेसेंट है उसको रिलैक्स करो। ये टोटल, यानी कि हम अगर इसको यहाँ से देख रहे हैं हर वर्टेक्स के हिसाब से, तो टोटल भी हर वर्टेक्स के हिसाब से भी ये ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स चलेगा इन टोटल। ठीक है, और जब जब हम रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रायोरिटी क्यू है ना, उसमें कोई वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे वहाँ इंक्रीज की का फंक्शन था ना, जो सही कर देता था प्रायोरिटी को नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे डिक्रीज की का फंक्शन होता है मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में। तो डिक्रीज की जो होता है वो वहां पे क्या था? लॉग ऑफ एन था। तो यहाँ पर एन वी है, तो लॉग ऑफ वी होगा ही। तो इसका मतलब ये पूरा जो लूप है ना, अगर पूरा हम यानी इसको ना देखें, ये वाइल में चल रहा है, यानी वाइल पूरा हमने देख लिया कि ये ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स चलेगा। यानी किसी वर्टेक्स के लिए दो दफा चल रहा है, किसी के लिए एक दफा चल रहा है। जितनी एजेस है ना, उससे ज्यादा ये नहीं चलेगा। तो टोटल ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स चलेगा ये। तो यहाँ पर आप देखें कि जब जब मैं एक वर्टेक्स उठा रहा हूँ, उसको मैं एक्सट्रैक्ट मिनिमम कर रहा हूँ, तो ये वाला मेरे पास जो लूप है, ये और ये एक ही लेवल पर है, दोनों फॉर का लूप और ये। तो ये चल रहा है लॉग ऑफ वी, और ये चलेगा कितने टाइम्स? वी टाइम्स। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वी लॉग वी। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, ये होगी ई लॉग वी। और आपको पता है कि हमेशा एजेस ज्यादा ही होती हैं वर्टिसेस से। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें, तो इसमें जो सबसे भारी पोर्शन है वो ये है। ठीक है, तो बिग ओ में क्या हो जाएगा? ये आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमिन करेगा इस पूरे की। तो वी लॉग वी और ई लॉग वी जो है, इसमें अगर आप ये प्लस भी कर दें तो दाएं बातें तो काफी कम ही रहेगा, तो ये इसमें छा जाएगा क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है इसके मुकाबले में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि डिक्स्ट्रा नेगेटिव वेट्स पे क्यों नहीं काम करता। तो सपोज करिए एस हमने लिया जीरो, और ये बाकी सब हो गए इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से जीरो से हमने अपडेट किया यू को, तो ये हो गया वन, और वी भी हो गया वन। ये दोनों इससे कनेक्टेड थी एजेस, डी ऑफ यू और डी ऑफ वी वन वन हो गया। एस बाहर आ गई। अब इन दोनों में से सपोज करें हमने पहले यू को बाहर निकाला। जब हमने यू को बाहर निकाला, तो उससे मुत्तसिल हमारे पास सिर्फ एक ही एज है जो डब्लू की तरफ जा रही है। तो ये डब्लू जो है वन प्लस वन टू हो जाएगा। अब देखें यू बाहर आ जाएगा।
यू इधर चला गया, और डब्ल्यू जो है 2 हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड आइट्रेशन में यकीनी तौर पे यहाँ पे वी और डब्ल्यू में वी का वेट 1 है और डब्ल्यू का 2 है, तो ये वी बाहर निकलेगा। ये वी बाहर निकल आया। ठीक है। लेकिन वी बाहर निकलने के बाद हमने नोटिस किया कि अगर हमें यू को अपडेट करने की इजाजत दी जाए, वैसे तो नहीं हो इजाजत तो नहीं मिल सकती, क्योंकि यू जो है वो तो कैपिटल एस के सेट में जा चुका है। यानी ये तो रिलैक्स हो चुका है ना, ये बाहर निकल के और इससे मुताल्लिका एजेस रिलैक्स हो गई है, तो अब आप इस पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन बिल फर्ज अगर इसको हम अपडेट कर सकते होते, तो वी है हमारे पास 1 और -1 ये 0 हो जाता। यानी इसका जो पुराना वेट डिटरमिन हुआ है उससे कम वेट हासिल हो रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो वेट ये इस वक्त आपको बता रहा है डिक्स्ट्रा, ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद, वो गलत है। असल में तो इसका होना चाहिए था 0, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। और ये 0 इफेक्ट होता है डब्लू पे, 0+1 और डब्लू हो जाता है आपका जो है 1। लेकिन ये सारा गड़बड़ हो गया निगेटिव वेट की वजह से, डिक्स्ट्रा ने इसको सही हैंडल नहीं किया। तो जनाब डी डब्ल्यू इज नॉट करेक्ट। डी यू शुड हैव कन्वर्ज्ड व्हेन यू वाज इंक्लूडेड इन एस। जी, तो डी यू क्योंकि अब शामिल हो चुका था एस में, तो अब कोई इख्तियार नहीं रहा उसको अपडेट करने का। लेकिन अगर कर सकते होते उसको, तो फिर हम उसको जरूर अपडेट कर देते। अच्छा जनाब, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। और ये एग्जांपल क्या है कि हमारे पास 4 नोट्स हैं, और सपोज के डब्लू सोर्स नोड है, और बाकी हमने सबको इन्फिनिटी कर दिया। तो अब ये डब्लू से हमने स्टार्ट किया और इससे मुतसिल 2 हमारे पास नोट्स हैं, दोनों को अपडेट कर दिया। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, डी ऑफ वाई 4, डी ऑफ एक्स 5। अब वाई पहले निकलेगा क्योंकि वाई की वैल्यू कम है और एक्स की 5 है और बाकी जेड इन्फिनिटी है। तो वाई जब बाहर निकला, तो वाई से तो अब कोई और एडजेसेंट नोट्स है नहीं, तो ये निकल के खत्म हुआ। अब एक्स बाहर निकला। अब जब एक्स बाहर निकला तो हम चाहेंगे कि ये वाई को अपडेट अगर कर सकता होता, तो ये 5 -6 -1 हो जाता। लेकिन क्योंकि वाई तो पहले निकल चुका था और अब वो एस के सेट में जा चुका है, वी -s में तो रहा नहीं, तो हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज्यादा वेट था 4, वो इसके साथ चला गया, और ये जो छोटा वेट यहाँ से मिल सकता था वो अब नहीं अपडेट हो सकता, जो एक्स के रास्ते से अगर हम इसको अपडेट कर सकते होते। तो आपने देखा कि नेगेटिव वेट्स पे डिक्स्ट्रा सही काम नहीं करता। हालांकि कोई नेगेटिव साइकिल नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कोई साइकिल भी नहीं बन रही, ये खाली नेगेटिव वेट है। लेकिन नेगेटिव वेट पे सही आंसर ये नहीं दे रहा है, नहीं यहाँ पे -1 आना चाहिए था। और हमारे पास यहाँ 5 था, 5+3 है, आपके पास 8 हो जाएगा जेड। लेकिन बात वही है कि अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, कि डी वाई कैन बी सेट टू डी एक्स प्लस द कॉस्ट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यानी डब्लू वेट ऑफ एक्स वाई, तो ये -1 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। जी जनाब, लास्ट में मैं अपनी वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा फॉल 2019 बैच के स्टूडेंट अब्दुल रहमान को, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है पीएफ कीट में। तो अभी हाल ही में इनकी क्लास ने फेयरवेल अरेंज की थी क्लॉक टावर में, और फैकल्टी को इनवाइट किया था। तो अब्दुल रहमान की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो इनकी डेडिकेशन है। इंटेलिजेंट तो है लेकिन डेडिकेटेड बहुत है, कि कोई चीज़ समझ नहीं है तो उसमें जो है ना लगन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब्दुल रहमान, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको आने वाले मुस्तकबिल में, दुनिया में भी आखिरत में बहुत कामयाबी अता फरमाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।